बनाएगी और इस बार चुनाव के अंदर जो पराजय हुई वो जनता जनार्दन का निर्णय स्वीकार्य है, परंतु बहुत से जयचंदों ने भी अपनी भूमिका निभाई और मुंह में राम बगल में छुरू लेकर भी कई लोग अब सत्ता के नजदीक आने की कोशिश में लगे हैं। उनके चेहरे से नकाब खींचने के लिए कार्यकर्ता आतुर है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने देख लिया है। ये स्टोरी वीडियो जो है वो राजेंद्र राठौड़ के और महाराजा जयचंद के बारे में है। राजस्थान के पूर्व मंत्री, पूर्व प्रतिपक्ष के नेता और अब पूर्व विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा है, जो कि चूरू विधानसभा से अपना चुनाव हार गए हैं, कि कुछ जयचंदों के कारण वो चुनाव हार गए। अब ये बात कहने से पहले उनको कम से कम इतिहास कुछ तो पढ़ा होता उन्होंने बिल्कुल इतिहास नहीं पढ़ा है, ये इस बात से सिद्ध हो जाता है। और ये एकदम मूर्खतापूर्ण जो उन्होंने उपमा दी है जयचंद वाली, वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र राठौड़ के वंश की ही बात करता हूँ। राजेंद्र जी जो हैं वो राठौड़ राजकुल से आते हैं, और जो राठौड़ हैं राजस्थान के, ये अपना निकास जो है, अपना जो मानते हैं ये लोग, वो मानते हैं कि महाराजा जयचंद के ही वंशज हैं। तो इस तरह से राजेंद्र राठौड़ सीधी तरह से महाराजा जयचंद के वंशज हैं, और वो अपने ही पूर्वज को इस तरह से गद्दार घोषित कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है उनकी इतिहास की जानकारी एकदम जीरो है, उन्हें इतिहास का पता ही नहीं है। अब थोड़ा सा और राठौड़ों के बारे में बात करते हैं। असल में जो मारवाड़ के जो राठौड़ हैं, ये राठौड़ राजवंश की यहाँ पे जो नींव डाली थी वो राव सिंहा ने 12वीं या 13वीं शताब्दी में डाली थी, और ये कन्नौज से आए थे, और इनका कहना था कि ये महाराजा जयचंद के वंश से ही हैं। तो इस तरह से जो राठौड़ हैं राजस्थान के, वो महाराजा जयचंद के सीधे वंशज हैं। तो राजेंद्र राठौड़ भी हैं। तो ये बड़ा ही अपमानजनक भी है और मूर्खतापूर्ण भी है कि वो महाराजा जयचंद को गद्दार कह रहे हैं। अब दूसरी बात कि जो महाराजा जयचंद थे वो गद्दार क्यों नहीं थे, ये तो जो महाराजा जयचंद हैं उन पर जो आरोप लगता है वो ये लगता है कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को भारत में बुलाया था और पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करवाया। ये ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल ही गलत तथ्य है। कैसे? क्योंकि एक तो हम जो ये भारत की बात करते हैं ना, तो हमको लगता है भारत वही कश्मीर से कन्याकुमारी और पंजाब से बंगाल वाला ही भारत है, जबकि उस समय भारत जो था उसमें आज का जो पाकिस्तान है वो भी भारत में ही था। और उससे थोड़ा और पीछे जाएंगे तो अफगानिस्तान जहाँ से गौरी आया था वो खुद भारत था। तो खैर उसको छोड़ देते हैं। तो पाकिस्तान जो था वो भारत ही था, और मोहम्मद गौरी जो था वो 1175 तक, 1191 और 1192 में मोहम्मद गौरी ने 2 युद्ध लड़े पृथ्वीराज चौहान के साथ। एक में वो हार गया और दूसरे में जीत गया। लेकिन वो उससे 16-17 साल पहले ही 1175 में जो पाकिस्तान में आज जो मुल्तान है, सिंध है, यहाँ पर वो कब्जा कर चुका था, यानी वो भारत में आ चुका था। और भारत के काफ़ी बड़े भूभाग पे जो पश्चिम वाला है उस पर उसका शासन स्थापित हो चुका था, और उसको किसी ने नहीं बुलाया था, किसी ने उसको इनविटेशन नहीं दिया था। इसका मतलब वो ऑलरेडी भारत में था और लाहौर तक वो पहुंच चुका था। जब वो लाहौर तक पहुंच गया तो उसकी सीमाएं जो थीं वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं से टकराने लगी। अब उसके पास ऑप्शन ये था कि वो भारत में यदि चाहे और आगे तक शासन करना चाहता था तो उसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करना होता, और उसने उस समय ये हिम्मत नहीं दिखाई। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चौहान वंश से टकराता, इसलिए उसने दूसरा रूट चुना और वो गुजरात चला गया सिंध से होता हुआ, और उसने गुजरात पे अटैक करा। गुजरात पर उस समय सोलंकी राजपूतों का शासन था, और भीमदेव सोलंकी ने 1178 की बात है, तो 1178 में भीमदेव सोलंकी ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। वो फिर से वापस मुल्तान और सिंध और लाहौर की तरफ आ गया। अब उसने देखा कि गुजरात तो वैसे भी उसको दूर पड़ता है और गुजरात में कोई सेंस नहीं है युद्ध करने का, और इधर पृथ्वीराज चौहान है। तो उसके पास ऑप्शन एक तो ये था कि वो जाकर के पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करे, या फिर वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर ले। पर क्योंकि वो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था तो उसने दूसरा ऑप्शन चुना, और उसने पृथ्वीराज चौहान के शासन पे ही आक्रमण किया। तो जो उसने पहला आक्रमण किया था वो किया था 1182 में, और इसमें चौहान सेना और गौरी की सेनाओं की मुठभेड़ हुई थी। और इस तरह से ये मुठभेड़ 15-16 बार हुई, जिन्हें कहते हैं ना कि 17 बार उसको माफ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने उसको एक बार भी माफ नहीं करा था। ये बेसिकली सीमा पे होने वाली मुठभेड़ें थी, और जो कि होती रहती थी। मतलब गौरी आक्रमण करता था और इधर से जवाब दिया जाता था, हार जाता था, भाग जाता था।
इनमें कई में तो शायद गौरी खुद आता भी नहीं होगा, उसके ही सेनापति आते थे। 1191 में फाइनली उसने एक आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, जो बड़ा आक्रमण था, लेकिन वो उसमें हार गया था और भाग गया था। एक साल बाद वो फिर तैयारी के साथ आया और 1192 में उसने फिर आक्रमण किया और वो जीत गया। तो जयचंद का कहीं कोई लेना देना है ही नहीं मोहम्मद गौरी को बुलाने में। जयचंद के बिना बुलाए ही वो भारत में आ चुका था, शासन कर रहा था और उसकी महत्वाकांक्षाएं थी, वो और आगे बढ़ना चाहता था। और जयचंद ने बुलाया होता तो जब वो पृथ्वीराज चौहान को जीत चुका था उसके बाद वो वहीं तक अपने को सीमित रखता, लेकिन उसे और आगे जाना था। तो उसने कन्नौज पर भी आक्रमण करा जयचंद के ऊपर और कन्नौज को भी जीत लिया। तो ये बिल्कुल गलत तथ्य है कि महाराजा जयचंद को गद्दार कहना। ये तो एक जो बौद्धिक वर्ग था भारत का, उसने ये सारा कुछ नैरेटिव बना करके राजपूतों के ऊपर डाल दिया है। एक तो महाराजा जयचंद का कुछ नहीं लेना देना, और इतना बड़ा पर्यायवाची शब्द खड़ा कर दिया कि लोगों ने जयचंद नाम ही रखना छोड़ दिया। तो ये पूरी तरह से तथ्यहीन निराधार बात है। और क्योंकि ये परिपाटी चल पड़ी है तो हर कोई कह रहा है, राजेंद्र राठौड़ जो कि स्वयं जयचंद के वंशज है वही कह रहे हैं कि जयचंदों ने हराया। ये तो कतई मूर्खतापूर्ण वो है। तो राजेंद्र राठौड़ जी, आप थोड़ा इतिहास पढ़िए, समझिए और इस तरह के अनर्गल बयान आप आगे ना दें, ये ध्यान रखिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।